मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ आप सबके सामने मेंस आंसर राइटिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके, जैसे कि आप सब जानते हैं पिछले कुछ सेशंस में मैं आपके साथ मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ और इससे पहले हम लोगों ने आईपीसी के कुछ डिफरेंट स्टेट्स के पेपर्स के क्वेश्चंस उठाए और उनके हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चंस को समझा कि एग्जामिनर एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा है, उसकी कॉन्सेप्ट का रिवीजन किया एंड फिर हमने क्या करे, सैंपल आंसर्स लिखे। आप लोगों को मैं हर बार हर क्लास में अपनी एक बात जरूर बताती हूँ, वो ये है कि हर एक इंसान का बोलने का तरीका अलग है, अपनी बात को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। सिमिलरली हर एक इंसान का आंसर राइटिंग का तरीका भी अलग हो सकता है। देयर इज नो हार्म इन इट एंड सारे आंसर्स करेक्ट हैं अगर आप लोगों ने क्या किया है, वो बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, जिसमें हम क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, पहले टॉपिक की क्वेश्चन के हिसाब से इंट्रोडक्शन लिखें, फिर आप लोग लिखें बॉडी, जहां पे आप अपने केस लॉज लिख सकते हैं, इलस्ट्रेशंस लिख सकते हैं, अपनी बात को समझा सकते हैं एंड उसके बाद फाइनल यू कंक्लूड द आंसर। तो ये तीनों चीजों का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है आपके हर एक आंसर में। और एक चीज होना जरूरी है जो मैं आपको हर एक सेशन में बताती हूँ, वो क्या है कि आपके आंसर को क्रिस्प होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और डिजायरेबल होना चाहिए। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि आप एक एग्जामिनर हो और आपके सामने 100 कॉपियां रखी हुई हैं जो आपको चेक करना है। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, इस सिचुएशन में अगर आप हैं, ठीक है, और आपके पास ये 100 कॉपियां पड़ी हैं और आप देख रहे हैं कि एक बच्चा है जिसने इंट्रोडक्शन लिखा है, बॉडी लिखी है, कंक्लूजन लिखा है, बड़ी आसानी से आप उसका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का उसका आंसर ढूंढ पा रहे हैं कि ये क्या कहना चाहता है, यहाँ पे मर्डर होगा या कल्पेबल होमिसाइड होगा, थेफ्ट होगा या एक्सटॉर्शन होगा, आप बड़े आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो क्या आप उसको ज्यादा नंबर नहीं दोगे एज कंपेयर टू अ पर्सन जिसने गोल 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 बीट अराउंड द बुश किया हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से आंसर शुरू हो रहा है, कहाँ से आंसर खत्म हो रहा है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया हुआ। तो हमेशा अपने आप को उस एग्जामिनर के शूज में स्टेप करें और इमेजिन करें कि अगर आप होते तो आप क्या करते। जिस आंसर में एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा, जहां पे इंट्रोडक्शन होगी, बॉडी होगी, कंक्लूजन होगी, वो आंसर एक अलग ही तरीके से निखर के बाहर आएगा एंड जो इवैल्यूएटर है, जो हमारा एग्जामिनर है, उसको उस आंसर को चेक करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, गुस्सा नहीं आएगा, बहुत आराम से वो कर देगा और इसमें ज्यादा मार्क्स मिलने की भी संभावना हो जाती है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसको समझ आ जाती है कि इस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी है और इस बच्चे का क्रिएटिव साइड भी है। बेसिकली ये बच्चा अपनी बात को अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है एंड यही तो हमें चाहिए, राइट। सो आपके आंसर को इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन होना जरूरी है, आपके आंसर को क्रिस्प होना जरूरी है, प्रिसाइज होना जरूरी है, डिजायरेबल होना जरूरी है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉ वाला के चैनल पर, और हम लोगों का एम यही है कि डिफरेंट स्टेट जुडिशरी, नो स्पेसिफिक, एवरी स्टेट के हम पेपर का क्वेश्चन उठाते हैं डिफरेंट और हम उनका कॉन्सेप्ट रिवीजन करते हैं एंड सैंपल आंसर्स आपके सामने रखते हैं। मैंने आपको हमेशा यही बात बताई है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक टॉपिक को उठाना है और उसके ऊपर आंसर लिखना है, चाहे 20 मार्कर हो, 10 मार्कर हो या 5 मार्कर हो। इससे क्या होगा, जब आपके आंसर्स प्रिपेयर होंगे तो आप पेपर के टाइम पे क्या नहीं होगे, ब्लैंक नहीं होगे, नर्वस नहीं होगे। और ये गलती नहीं करनी है कि आंसर तो मैं बचपन से लिखता आ रहा हूँ, पहले स्कूल में लिखता था, कॉलेज में लंबे लंबे आंसर लिखता था, तो ये मेंस आंसर राइटिंग कौन सी बड़ी चीज है, इसको तो मैं यूं ही कर लूंगा। प्लीज डू नॉट फॉल फॉर दिस थिंग। काफी बच्चे बहुत ज्यादा टाइम क्या हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। आप लोगों को अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप जो एक्चुअल जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, कई बच्चे जो जुडिशरी का पेपर क्लियर करते हैं, वो अपने इंटरव्यूज देते हैं, वहां पे वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, आपके सीनियर्स होंगे जिन्होंने मेंस का आंसर अटेम्प्ट किया हुआ है, आप लोग उनसे जरूर डिस्कस करें। डिस्कस करके क्या होता है, स्टूडेंट जो हमारे मन के वहम होते हैं ना, उसके ऊपर आ जाती है हमें क्लैरिटी, ठीक है, क्लैरिटी आती है एंड वो हमेशा ही अच्छी चीज होती है। दो लोगों की बात से अगर कुछ सीख सकते हो तो अपना नुकसान ना करो, अपना एक साल बर्बाद मत करें, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। और एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, मेहनत। मेहनत करने से नहीं घबराना है, डरना नहीं है कि ओहो इतना सब कुछ
कैसे लिखूंगा 5 पेज का आंसर, थक जाऊंगा। स्पीड भी तो एनहांस करनी है आपके पेपर में। आपके पास क्या होनी चाहिए, बहुत बढ़िया स्पीड, क्लियर हैंडराइटिंग। क्लियर हैंडराइटिंग, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। अगर किसी की ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग नहीं है, क्लियर हैंडराइटिंग होना बहुत जरूरी है। क्लियर हैंडराइटिंग से पेपर चेकर को आसानी होती है, समझ आता है कि आप क्या बात कहना चाहते हो, ढूंढ पाता है वो आपके पेपर में आराम से चीजों को। तो क्लियर हैंडराइटिंग होना जरूरी है, स्पीड होना जरूरी है, और किसकी रिस्पेक्ट करनी है, टाइम की रिस्पेक्ट करनी है। जो इंसान समय के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। तो समय एक ऐसी चीज है जो किसी के लिए वेट नहीं करता। समय के साथ चलें, समय से साथ साथ चलेंगे तो समय आपका साथ देगा, जरूर देगा, आप पीछे नहीं रहेंगे। ठीक है, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन में, जहां पे हम दोबारा से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ डिफरेंट स्टेट जुडिशरी के पेपर के क्वेश्चंस को उठाएंगे, कॉन्सेप्ट रिवीजन करेंगे एंड सैंपल आंसर्स लिखेंगे। माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज, इस सेशन को देखने के बाद अपना आंसर खुद लिखें, अपनी क्रिएटिविटी खुद बनाएं, अपनी स्पीड एनहांस करें, अपनी राइटिंग को क्लियर करें। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उससे पहले हम रिकैप कर लें। प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी थी। हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को शुरू कर दिया था। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप मॉर्निंग में जब उठते हो और जब आप रात को सोते हो तब तक जितनी भी लोगों के साथ आप ट्रांजैक्शंस में डील करते हो, चाहे वो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज हो या फिर वो आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज हो, बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज हो, कोई भी तरीके की एक्टिविटी की हम बात क्यों ना कर लें, आप कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हो, चाहे वो ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर वो रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट में कंडक्ट के थ्रू भी आते हैं। अगर हम बात करें, सुबह दूध वाला मिल्क मैन आपके घर आके दूध दे के जाता है, उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है कि महीने के आखिर में आप उसको क्या देते हो, पैसे देते हो, और इसीलिए वो हर रोज आके आपके घर दूध देता है। या फिर अपनी मेड से बात क्यों ना करो, आपकी मेड के साथ भी तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट ही है कि वो रोज आके आपके घर में झाड़ू पोछा करती है, बर्तन करती है, और आप आखिरी के महीने में आखिरी के दिन पे आके उसको क्या देते हो, पैसे देते हो। या फिर अगर आप एक उबर ले लो या फिर ओला ले लो, टैक्सी हायर करो या ऑटो लो, कुछ भी करो, ये भी तो एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। या फिर आप अमेज़न से कुछ मंगवाते हो, जोमेटो से डिलीवरी करते हो, कोई भी ऐसी चीज की बात करो, दीज आर ऑल डे टू डे एक्टिविटीज विच वी डू इन आवर लाइफ एंड ऑल दीज फॉर्म पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी एक फेयर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। इसीलिए हम लोगों ने लॉ वाला के माध्यम पे हम लोगों ने क्या किया था, फाउंडेशन बैच शुरू किया था, जहां पे हम लोगों ने काफी डिटेल में सारे सब्जेक्ट जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब सब्जेक्ट को हम लोगों ने डिटेल में आपकी फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए शुरू किया था। आप लोग अगर चाहें तो फाउंडेशन बैच को रेफर कर सकते हैं, ये पीडब्ल्यू की ऐप पे भी अवेलेबल है एंड यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट है, तो वहां पे भी आप इनको देख के अपने कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो और अपने फाउंडेशन को मजबूत कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, आज भी हम मेंस आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करेंगे, सैंपल आंसर्स लिखेंगे। These are sample answers. Again and again I give this disclaimer that कोई स्टूडेंट को ये ना लगे कि यही एक तरीका है जिसके तरीके से मैं आंसर लिख सकता हूँ। नो, हर एक पर्सन का अपनी बात कम्युनिकेट करने का अलग तरीका होता है। ये सैंपल आंसर्स है, मॉडल आंसर्स है, सिर्फ इसलिए आपको दिए जा रहे हैं, इसलिए आपको करा जा रहा है कि आप एटलीस्ट स्टार्ट तो करें, शुरुआत तो करें। शुरुआत नहीं करोगे तो वो जो फाइनल रेस की लाइन है वहां तक कैसे पहुंचोगे। फाइनल रेस की लाइन के लिए आपको क्या करना जरूरत है, शुरुआत करनी जरूरत है। एंड इसीलिए हम लोग आपके सामने सैंपल आंसर्स लेके आते हैं, जिसको आप देख के एक आइडिया लगा सको कि कैसे आपके आंसर में क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए एंड कंक्लूजन होना चाहिए। Why do I always repeat this thing? I repeat this thing always again and again multiple times because all I want to tell you guys is that this is very important. This is very very important. अगर आप लोग इस चीज को अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर लोगे, एड ऑन कर लोगे, तो आप लोगों का जो आंसर राइटिंग होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत स्मूथ हो जाएगी। आप लोगों को इंजॉयमेंट होगी अपना आंसर लिखने में।
ठीक है, सो वट एवर यू डू यू शुड enjoy that thing. And to enjoy your answer writing, what do you need to do? You need to keep practicing and practice in the correct way. So for that you need to write your answer in an introduction, body and conclusion form. Okay, so first question for today is, question bolta hai, a Hindu by threat of suicide induced by his wife and son to execute a release in favor of his brother in respect of certain properties. Decide whether it amounts to coercion या नहीं. तो बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है, एक हिंदू है, ठीक है, थ्रेट उसको दिया जाता है सुसाइड का. किसके द्वारा दिया जा रहा है? उसकी वाइफ के द्वारा और सन के द्वारा. और वो उसको इंड्यूस कर रहे हैं. क्या इंड्यूस कर रहे हैं? कि भाई साहब आप एग्जीक्यूट करोगे एक कोई डीड है इन फेवर ऑफ हिज ब्रदर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज. डिसाइड वेदर इट इज कोर्जन और नॉट. आप लोगों को कोर्जन है या नहीं है, ये फिर से एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, सबसे पहले एक चीज याद रखो कि आपका जो कंसेंट होता है ना, वो फ्री होना चाहिए. फ्री कंसेंट का होना बहुत जरूरी है. अब क्या क्या चीजें इस आंसर में हमें दिमाग में बिठानी है, एक रफ में हम अपने दिमाग में लिख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें होनी चाहिए. सबसे पहले कंसेंट क्या होता है? कंसेंट से पहले, कंसेंट से उसके बाद फ्री कंसेंट क्या होता है? फ्री कंसेंट में अगर कोर्जन की बात करें तो कोर्जन क्या होता है, और क्या यहाँ पे जहाँ पे आप इंड्यूस कर रहे हो किसी को कि वो कुछ चीज एग्जीक्यूट करे, और वो अपने फ्री कंसेंट से नहीं कर रहा, अपनी रजामंदी से नहीं कर रहा, आपके जोर जबरदस्ती के कारण कर रहा है, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो क्या यहाँ पे हम बोलेंगे कि कोर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा. इससे पहले भी एक चीज और याद रखनी है, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करता है इसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की. और ये क्या कहता है कि इसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले एक ऑफर होना चाहिए. दूसरी बात, उस ऑफर का एक्सेप्टेंस होना जरूरी है. और इस ऑफर और एक्सेप्टेंस का जब हो रहा है तो किसके साथ होना चाहिए? फ्री कंसेंट के साथ होना चाहिए. बेसिकली कोई जोर जबरदस्ती आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए. आप जो भी बोल रहे हो अपनी होशो आवाज में अपनी मर्जी से बोल रहे हो. इसके बाद कंसिडरेशन होना जरूरी है. मतलब आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, नेचुरल विल के साथ वो वाली चीजें नहीं है. कंसिडरेशन मतलब प्राइस ऑफ समथिंग होना जरूरी है. इसके बाद आपकी लीगल इंटेंशन होना भी जरूरी है कि आप क्या कर रहे हो, आप जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो अपनी लीगल इंटेंशन के साथ टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो. और कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो वॉइड है या फिर डिक्लेयर्ड बाय लॉ एज वॉइड, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. या फिर बार्ड बाय लॉ नहीं होना चाहिए. तो सेक्शन 10 को भी याद रखना चाहिए. सेक्शन 10 एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हम एक बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसका ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है. अब इससे पहले कि हम इसका आंसर लेके हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे. सबसे पहले सेक्शन 13 क्या बात करता है? सेक्शन 13 बात करता है कंसेंट क्या होता है. जब दो या दो से ज्यादा लोग कंसेंट देते हैं, मतलब अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. एक मैक्सिम होता है स्टूडेंट, कंसेंसस एड ईडम. कंसेंसस एड ईडम का मतलब है मीटिंग ऑफ माइंड्स. तो ये चीज भी आप याद रख सकते हो. ठीक है, मीटिंग ऑफ माइंड्स है ये चीज, इसको मैं स्टार बोल देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. तो कंसेंसस एड ईडम का मतलब है मीटिंग ऑफ माइंड्स. जब दो लोग, ये एक बंदा है और ये दूसरा बंदा है, ठीक है, जब ये दोनों लोग सेम टाइम पे इनके दिमाग पे सेम चीज का बल्ब जलता है, बेसिकली ये सेम टाइम पे सेम चीज पे अग्री करते हैं, सेम सेंस में करते हैं, तब हम कहते हैं कि ये अपने कंसेंट दे रहे हैं, ये अपनी रजामंदी दे रहे हैं. ठीक है, कंसेंट कब फ्री नहीं माना जाता? कंसेंट को हम बोलते हैं कि इज नॉट फ्री. कब? जब वो कंसेंट कोर्जन के द्वारा दिया जाता है, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा दिया जाता है, फ्रॉड के कारण दिया जाता है, मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा दिया जाता है, या फिर मिस्टेक के द्वारा दिया जाता है. तो बेसिकली कंसेंट का फ्री होना जरूरी है. मतलब अगर मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना रजामंदी दे रही हूँ तो उसका फ्री होना जरूरी है. बट अगर वो इनमें से किसी भी चीज के द्वारा हो रहा है तो वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा. अगर इनमें से किसी भी चीज के द्वारा हो रहा है, और ये चीजें क्या है, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक. बेसिकली इन 5 चीजों के द्वारा अगर आपका कंसेंट लिया जा रहा है तो फ्री कंसेंट नहीं है, आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती दबाव दिया गया है. ठीक है,
अब फ्री कंसेंट की बात करें, कंसेंट हमने सेक्शन 13 में पढ़ लिया, फ्री कंसेंट की बात करें अगर सेक्शन 14 की बात करें तो क्या कहता है कि फ्री कंसेंट एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट है सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सेक्शन 10 से इसको रिलेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि सेक्शन 10 हमारा क्या करता है, इसेंशियल्स के बारे में बात करता है। स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इंटरलिंकेजेस और इंट्रा लिंकेजेस। अपने आप में एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को आप कैसे नहीं पढ़ सकते, आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। आइसोलेशन में पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा, इसको रिलेट नहीं करोगे डिफरेंट चीजों से तो जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड कैसे डेवलप होगा, जो एग्जामिनर है उसको भी मजा नहीं आएगा आपका आंसर चेक करने में। तो आपको क्या देखना है कि फ्री कंसेंट को आप रिलेट कर रहे हो सेक्शन 10 से, क्योंकि सेक्शन 10 ये कहता है कि फ्री कंसेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कंसेंट कब नहीं होता है फ्री, जब कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक के द्वारा ये दिया जाता है। जैसे कोर्जन सेक्शन 15 में डिफाइंड है, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, फ्रॉड सेक्शन 17, मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 और मिस्टेक हमारा दिया हुआ है सेक्शन 20, 21 और 22 में। ठीक है, अब एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट है अगर, एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट है अगर, तो वो कौन सी सिचुएशन में है, कोर्जन अगर है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मिसरिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर भी दो चीजें आ जाती है, सेक्शन 17 और सेक्शन 18। अगर तो फ्रॉडुलेंट है या फिर विलफुल है, बेसिकली आपकी इंटेंशन ही गलत थी, मिलिशियस इंटेंट था, गिल्टी माइंड था और आपने जोर जबरदस्ती से गलत इंटेंशन के साथ मिसरिप्रेजेंट किया। फॉर एग्जाम्पल, आई एम आकृति बट इफ आई मिसरिप्रेजेंट टू यू दैट आई एम अ एमपी, ठीक है, बल्कि मैं कोई एमपी नहीं हूँ, बट और ये मैं जो कर रही हूँ ये मैं अपना गिल्टी माइंड के साथ कर रही हूँ, तो मैं आपके सामने क्या कर रही हूँ, मैं आपके साथ फ्रॉड कर रही हूँ सेक्शन 17 के अंदर। बट कभी कभी हमारा मिसरिप्रेजेंटेशन इनोसेंट भी हो सकता है, भूल चूक माफ हो जाए, यही बोला जाता है ना, भूल चूक माफ हो, तो इनोसेंटली हो सकता है, अनइंटेंशनली हो सकता है, वो हम सेक्शन 18 में पढ़ते हैं। मिस्टेक की अगर बात करें, मिस्टेक भी दो तरीके की होती है। अगर एक मिस्टेक फैक्ट से रिलेटेड है, कितने किलो का सामान आया, 20 केजी था कि 10 केजी था, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। बट मिस्टेक ऑफ लॉ, फॉर एग्जाम्पल किसी को नहीं पता कि हमारे यहाँ पे ड्रग्स में डील करना क्या है, इलीगल है, इट इज फोरबिडन बाय लॉ, वो अपने आप में एक मिस्टेक ऑफ लॉ हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट होता है ये हमें पढ़ना होता है जब हम बात करते हैं किसकी, फ्री कंसेंट की हम बात करते हैं। अब कोर्जन की बात करो तो कोर्जन क्या है, जब कोई इंसान प्रेशर इस्तेमाल करता है, इंटिमिडेट करता है, इंटिमिडेट का क्या मतलब है, धमकी देता है, थ्रेट देता है, फोर्स करता है कि परसुएट करे आपको कि आप कुछ ऐसी चीज करो जो आप विलिंग नहीं थे करने के, वो होता है कोर्जन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके ऊपर रख देता है एक पिस्टल, या आपके बच्चे के ऊपर रख देता है एक पिस्टल, ये आपका बच्चा है, ये आप हो, ठीक है, ये आपके बच्चे के ऊपर पिस्टल रख देता है और बोलता है ये ताला तोड़ो, ठीक है, ये ताला आपसे तुड़वाता है, और ये जो ताला तोड़ रहे हो ये आप अपनी मर्जी से नहीं तोड़ रहे हो, आप नहीं चाहते थे ये ताला तोड़ना, बट यहाँ पे जो ये बंदा है, जो ये डेविल सा इंसान है, ये इसने पिस्टल आपके बच्चे के ऊपर रखी हुई है और आपको बोल रहा है आप ताला तोड़ो, तो यहाँ पे जो आपका कंसेंट है ये क्या नहीं है, ये फ्री कंसेंट नहीं है, दिस इज बिकॉज ऑफ सम कोर्जन, कोई जोर जबरदस्ती, कोई प्रेशर है आपके ऊपर, कोई इंटिमिडेशन है, धमकी दी हुई है आपको कि अगर नहीं किया तो तुम्हारे बच्चे को गोली से उड़ा दूंगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ कोर्जन, जहां पे आपकी रजामंदी, आपकी मर्जी से नहीं हो रही है, जोर जबरदस्ती से, दबाव से करी जा रही है, उसको हम कहते हैं कोर्जन। ठीक है, तो कोर्जन सेक्शन 15 में डिफाइंड है। और क्या कहता है कोर्जन, कोर्जन कहता है कि कोई भी एक एक्ट should be to the prejudice to any person whatever उसकी intention है of causing any person to enter into an agreement for coercion necessary नहीं है, under that Indian penal code should be applicable at that place where the consent has been so caused। हर बारी coercion में आपका IPC नहीं लगेगा, ठीक है, बट coercion के लिए क्या जरूरी है कि जो coercion है, it is not necessary कि वो coercion promiser से ही promisee के पास आ रहा है। अब for example, जब हमने हमारे ये वाले एग्जाम्पल में हमने क्या कहा, ये डेविल है और इस डेविल ने ये गन बच्चे के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, और आपको क्या कह रहा है, ये ताला तोड़, ठीक है, ये ताला तोड़ने के लिए आपको ये कह रहा है, ठीक है। अब मानो कि ये इसका साथी है, ये बच्चे के ऊपर गन रख के बैठा हुआ है और ही कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये डेविल है,
ठीक है, और ये आपके बच्चे के ऊपर रख रहा है, और यहाँ पे इसका एक और साथी है, इसका एक और साथी है, और ये आपसे क्या कहता है, ये आपसे ये ताला तोड़वाता है, या ये आपसे एक एक पेपर पे साइन कराता है, एक अग्रीमेंट में साइन कराता है। तो जरूरी नहीं है कि प्रोमिसर के द्वारा ही कोर्जन हो रहा है, कोर्जन किसी थर्ड पर्सन के द्वारा भी हो सकता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि कोर्जन किसी थर्ड पर्सन के द्वारा भी हो सकता है। एक अग्रीमेंट जिसमें कंसेंट कोर्जन के द्वारा होता है वो वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, जिसको कॉल जो अग्रीव्ड है, आप मान के चलो जो अग्रीव्ड पार्टी है। तो क्या मतलब होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का? वॉइडेबल का क्या मतलब है? जिसको which can be avoided। अब फॉर एग्जाम्पल जब ये डेविल आपके बच्चे के ऊपर गन रख के आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहा है, इमेजिन करो आपसे कोई ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहा है, ये आप हो और ये आपसे कोई पेपर साइन करा रहा है। अब ये जो आपका कंसेंट है ये फ्री कंसेंट नहीं है, ये अंडर कोर्जन है, ठीक है। तो ये वाला, ये जो आप हो ये कौन हो गए? ये अग्रीव्ड हो गए, आप दुखियारी हो, आप विक्टिम हो, और ये आप बाद में जाके अवॉइड भी कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोल के कि मेरा कंसेंट तो फ्री कंसेंट नहीं था। तो इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसका कंसेंट कोर्जन के द्वारा लिया गया। इट इज नॉट मेयरली वॉइडेबल अंडर सेक्शन 19 बट अंडर सेक्शन 72 ऑल्सो। अगर कोई पैसा दिया गया है या कोई चीज को डिलीवर किया गया है अंडर कोर्जन तो उसको भी वापस करना है। तो सेक्शन 19 में वॉइडेबल है ये लिखा गया है, और सेक्शन 72 क्या कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो डेविल है इसने आपसे कोई कैश ले लिया है, कोई कैश ले लिया है या कोई गुड्स ले लिए हैं, तो इसको सेक्शन 72 के अंदर आपको वो चीज लौटानी पड़ेगी। कोर्जन डिफरेंट तरीकों से हुआ जा सकता है, जैसे कि कोर्जन फोर्स के द्वारा हो सकते हो, कोर्जन थ्रेट करके दे सकते हो, इंटिमिडेट करके दे सकते हो। तो कोर्जन करने के अलग अलग डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। अब कुछ केस लॉस को पढ़ लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए। रंगायकम्मा वर्सेस अलवर सेट्टिस, इसमें क्या हुआ, हस्बैंड की डेड बॉडी को अलाउ नहीं किया कि टू रिमूव फ्रॉम द हाउस फॉर क्रिमेशन बाय द रिलेटिव्स अंटिल विडो अडॉप्टेड अ बॉय। तो क्या मतलब है कि बेसिकली यहाँ पे हमारे कई सारे धर्मों में, कई सारे रिलीजन्स में ये बोला जाता है कि जो सन है, सन ही क्रिमेट करेगा बॉडी को फादर की, ठीक है, सन ही क्रिमेट करेगा। अब यहाँ पे एक विडो हो जाती है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब इस विडो को फोर्स करा जाता है, फोर्स करा जाता है कि जब तक तू एक लड़के को अडॉप्ट नहीं करती तब तक तेरे हस्बैंड की बॉडी को क्रिमेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, इसमें भी जो कंसेंट है ये क्या नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है। और अगर ये फ्री कंसेंट नहीं है तो ये जो अडॉप्शन है ये बाइंडिंग नहीं होगा क्योंकि इसका कंसेंट फ्री नहीं था। और इस विडो को बाद में ऑप्शन है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकती है, बेसिकली इसको अवॉइड कर सकती है, ठीक है। चिक्कम अमीराजी वर्सेस चिक्कम सिचुआ, इसमें क्या हुआ, ये भी बोला गया कि थ्रेट ऑफ सुसाइड अमाउंटेड टू कोर्जन विद इन सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसको अपने वाले क्वेश्चन से भी रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, थ्रेट ऑफ सुसाइड दिया जाता है, हस्बैंड को इंड्यूस किया जाता है वाइफ एंड सन के द्वारा कि वो रिलीज करे इन फेवर ऑफ हिज ब्रदर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज, जो की क्लेम वो खुद की करता था। तो आप देखोगे चिक्कम अमीराजी वर्सेस चिक्कम सेशमा वाला जो केस है, एग्जैक्टली सेम फैक्ट्स हैं जो हमारे क्वेश्चन में है। तो आप इस क्वेश्चन, इस केस के ऊपर रिलाय करके भी अपना आंसर लिख सकते हैं। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आंसर राइटिंग, ठीक है। टू थ्रेटन अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अपने आप में पर से इज नॉट एन एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को बोलते हो कि मैं तुम्हें जेल करा दूंगा, तो ये अपने आप में क्या नहीं है, ये यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि थ्रेटनिंग हो रही है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की। ऐसा एक्ट होना जरूरी है जिसमें आईपीसी या फिर हमारे लॉ के द्वारा वो एक्ट फॉरबिडन है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी इनोसेंट को बोलते हो कि मैं तुम्हें जेल करा दूंगा, झूठे केसेस में फंसा दूंगा, दैट अपने आप में विल बी अ फॉरबिडन केस, बिकॉज आप उसको झूठे केसेस में, फॉल्स चार्जेस, शैम केसेस में आप क्या कराना चाह रहे हो, उसको फंसाना चाह रहे हो। तो थ्रेट टू स्ट्राइक करना या फिर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस करना अपने आप में कोर्जन नहीं माना जाता, ठीक है।
तो अब हम लोग हमारा आंसर लिखेंगे, बट इससे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन को दोबारा जाके पढ़ के आएंगे, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट तो बहुत सारा पढ़ते हैं, बट हमें क्या जरूरी है समझना कि हमारा एग्जामिनर पूछ क्या रहा था। तो जो हमारा एग्जामिनर पूछ रहा था हमें आंसर भी तो उसी तरीके से लिखना है। बेसिकली हमारे आंसर को क्या होना है, क्रिस्प होना जरूरी है। सब कुछ सारी राम कथा नहीं लिख के आएंगे, जो मेन चीज पूछी है बस उसको टारगेट करेंगे। क्वेश्चन है कि एक हिंदू है जिसको थ्रेट किया जाता है सुसाइड का, और वो सुसाइड का थ्रेट कौन कर रहा है, वाइफ और उसका सन कर रहा है, इंड्यूस करने के लिए कि वो एक एग्जीक्यूट करे एक रिलीज इन फेवर ऑफ हिज ब्रदर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज। डिसाइड करे क्या ये अपने आप में कोर्जन है या फिर नहीं है। हम लोगों ने ये पूरा कॉन्सेप्ट 13, 14, 15 पढ़ लिया। हम लोगों ने सेक्शन 10 पढ़ लिया, कुछ केस लॉस पढ़ लिए। चिक्कम वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आंसर लिखते हैं, एक सैंपल आंसर आप लोगों के सामने। आप लोग अपना आंसर भी जरूर लिखें, बट सैंपल आंसर बात करते हैं। सेक्शन 15 बात करता है व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड बाय प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईदर ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, जैसे कि कमिट करते हो, थ्रेटन करते हो टू कमिट कोई भी ऐसा एक्ट जो कि आईपीसी के द्वारा फॉरबिडन है। अनलॉफुली डिटेन करोगे या थ्रेटन करोगे टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी बाय एक्सप्लेनेशन टू द सेक्शन, क्या बोला जाता है, इट इज इमटेरियल वेदर द आईपीसी is or is not in force in place where coercion is employed, ठीक है। clear illustration of coercion would be consent obtained at the point of a pistol, जो सेम बात मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप कंसेंट ऑब्टेन करते हो सिर पे पिस्टल रख के, तो वो अपने आप में क्या माना जाता है, वो कोर्जन माना जाता है। या फिर थ्रेटन करते हो सामने वाले को कि हर्ट कॉज करोगे या फिर इंटिमिडेट करोगे। इसके बाद हम लोगों ने क्या करा, हमारा जो चिक्कम वाला केस था जो कि एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे आता है, सेम मूट क्वेश्चन पे आता है, मूट इशू सेम है। क्या बोलता है, हेल्ड दैट थ्रेट ऑफ सुसाइड अमाउंटेड टू कोर्जन विद इन सेक्शन 15। तो आपने एक केस लॉ लिख दिया। स्टूडेंट्स आप लोग ये केस लॉ को एक्सप्लेन भी कर सकते हो, आपकी डिस्क्रिप्शन है। अगर आपको लगता है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो गो ऑन एंड एक्सप्लेन दिस, बट इफ यू थिंक यू डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम देन यू शुड पॉज, यू शुड जस्ट राइट द रेशो डेसिडेंडी। रेशो डेसिडेंडी बेसिकली क्या चीज हेल्ड करी है, जो हमने बोल दिया कि इट इज हेल्ड दैट द थ्रेट ऑफ सुसाइड अमाउंटेड टू कोर्जन विद इन सेक्शन 15, ठीक है। इसके बाद जहां पे वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड टू अवॉइड द थ्रेटेंड प्रोसिक्यूशन दिस वाज हेल्ड नो कोर्जन, अस्कारी मिर्जा वर्सेस बीबी जय किशोरी में ये चीज बोली गई है। टू थ्रेटन अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अपने आप में इज नॉट एन एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी, बट अगर आप किसी को फॉल्स चार्ज में फंसाने की बात करते हो वो अपने आप में फॉरबिडन माना जाएगा। थ्रेट टू स्ट्राइक अपने आप में कोर्जन नहीं है, क्योंकि स्ट्राइक करना एक लॉफुल वेपन है जो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग को रिजल्ट करता है। थ्रेट स्ट्राइक, पीसफुल स्ट्राइक इज नॉट प्रोहिबिटेड, बट अगर उस स्ट्राइक में आप वायलेंस कर देते हो, फोर्स कर देते हो, तो वो अपने आप में प्रोहिबिटेड मानी जाती है। सिमिलरली अगर एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करें जो कि स्टैट्यूटरी कंपल्शन के द्वारा किया गया है, वो भी कोर्जन नहीं बोला जाता, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों ने कोर्जन का बोल दिया। और यहाँ पे मेरा एक सजेशन, पर्सनल सजेशन है, लास्ट में जरूर लिख दें कि इन द क्वेश्चन इन हैंड the consent to execute the release is made with coercion, and that is why there is no free consent, ठीक है। तो एक कंक्लूजन जरूर लिखें स्टूडेंट्स। आई एम सॉरी, थोड़ी सी हैंडराइटिंग इस तरीके की है, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए टाइप करना शुरू कर दिया है पर्सनल। अपनी हैंडराइटिंग में आंसर्स नहीं लिखती हूँ कि आप लोगों को प्रॉपरली सब कुछ दिखना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, तो इसीलिए प्लीज़ मेरी हैंडराइटिंग के कारण आप लोग परेशान ना हो, इसीलिए मैं इन आंसर्स को अब टाइप करवा देती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के सामने एक सैंपल आंसर हम लोगों ने रख दिया, जिसमें आप लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट को समझा, क्वेश्चन के अंदर जो केस लॉ हमारा रिलेट करता था उसको लिखा, रेशियो डेसिडेंडी लिखी क्योंकि सिर्फ 10 मार्क्स का आंसर था, शायद टाइम की कमी भी है। और क्या देखना है, अगर आपके पास टाइम हो, आपके पास आपका डिस्क्रिप्शन, आपको लगे कि आपको एक अच्छे से केस को समझाना भी है, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की, जहां पे हम डिस्टिंक्शन कर रहे हैं कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर। सो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन था।
आप लोगों ने कोर्जन, ऑलरेडी हम लोगों ने कोर्जन का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया, और हमने क्या रिवाइज किया कि थ्रेट हो रहा है, इंटिमिडेट हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, फोर्स इस्तेमाल हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, डिटेन कर दूंगा, हार्म कर दूंगा अनलॉफुली, ऐसा कुछ भी हो रहा है। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ले लेते हैं, एंड उसके बाद इन दोनों के डिफरेंस करेंगे, ठीक है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में दिया गया है, और क्या कहता है, जब आप अनड्यू इन्फ्लुएंस करते हो, ये सटल स्पीशी है फ्रॉड का, जहां पे आप क्या कर रहे हो, किसी के दिमाग के साथ खेल रहे हो, कि आप किसी के दिमाग के साथ ऐसे ऐसे खेल रहे हो कि वो बेचारे इंसान को समझ ही नहीं आ रहा कि आपने उसको इन्फ्लुएंस कर दिया। आपने सुना होगा अपने स्कूल में या फिर कॉलेज में, आपके मम्मी पापा कहते होंगे, इन दोस्तों से दूर रहना, ये तुम्हारे ऊपर गलत प्रभाव करेंगे, ये तुम्हारे ऊपर गलत इन्फ्लुएंस पैदा करेंगे। क्या मतलब है, इसका मतलब यही था कि इन लोगों से दूर रहना, क्योंकि ये तुम्हारे गलत प्रभाव करेंगे, गलत इन्फ्लुएंस करेंगे, का मतलब ये था कि ये तुम्हें अनड्यू इन्फ्लुएंस करेंगे, तुम्हारे दिमाग के साथ खेल के, तुम्हारे माइंड के साथ खेल के तुम्हें कुछ गलत काम करवाएंगे, ठीक है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस है कि जो बंदा आपके ऊपर क्या कर रहा है, माइंड गेम खेल रहा है, आपके माइंड के साथ खेल के आपका कंसेंट ले रहा है, जबकि आप वो नहीं करना चाहते थे, बट वो माइंड के साथ खेल के कर रहा है, शातिरगिरी कर रहा है, तो आपका कंसेंट क्या नहीं माना जाएगा, फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या चीजों को ध्यान रखना है आपको, सबसे पहला, जब कोई एक्सेसिव प्रेशर आपके ऊपर डालता है कि आप कोई चीज को लिख के उसको दो, जैसे एग्जाम्पल करो विल की अगर हम एक बात करें, और कोई इंसान आपके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर डाल रहा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दो, अपनी विल के अंदर अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दो, या फिर कोई बंदा क्या करता है, फोर्स करता है आपको कि आप कोई एक स्पेसिफिक प्रोविजन लिख लो अपनी विल में, ठीक है। एग्जाम्पल हम वहां पे विल लेके चल रहे हैं, जब हम विल भी एक लिखते हैं, हम विल को रजिस्टर कराने जाते हैं, वहां पे जो ऑफिसर होते हैं वो ये टेस्ट करते हैं कि क्या आपके ऊपर कोर्जन तो नहीं है, क्या आपके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं है। तो इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कोई रिश्तेदार आपके दिमाग के साथ खेल रहा है और फोर्सफुली आपसे कोई एक स्पेसिफिक प्रोविजन लिखवाना चाह रहा है, या आपसे विल को किसी अलग तरीके से लिखवाना चाह रहा है। तो बेसिकली जब कोई इंसान अपनी पोजीशन को डोमिनेट करता है, अपनी पोजीशन को डोमिनेट करता है आपके ऊपर, आपके ऊपर चढ़ के आपका जो पावर है, विल पावर है, उसको डोमिनेट करता है, मैनिपुलेट करता है, तो हम बोलते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि इसेंशियल्स की बात करें, द रिलेशन सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टी शुड बी सच कि एक पार्टी डोमिनेट कर पाती है विल ऑफ द अनदर पार्टी। तो बेसिकली जो इन दोनों पार्टीज का, अगर हम ये दो लोगों की बात करें, ये दो लोगों की बात करें ए और बी की, तो इनका रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि एक बंदा डोमिनेट कर रहा है दूसरी पार्टी को। फॉर एग्जाम्पल कैसी जगहों पे डोमिनेट हो सकता है, टीचर स्टूडेंट में हो सकता है, टीचर की बात बच्चा जरूर मानता है, ठीक है। डॉक्टर पेशेंट में भी हो सकता है, इवन लॉयर एंड किसमें हो सकता है, क्लाइंट में भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन जहां पे वो बंदा आपकी विल को डोमिनेट कर पाए, ठीक है, या फिर वो डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए आपसे कोई अनफेयर एडवांटेज ले। कितनी बार हम लोगों के सामने ऐसे केसेस आते हैं जहां पे किसी टीचर ने उस बच्चे से 10 लाख रुपए ले लिए, बहला फुसला के, बेसिकली क्या किया, आपको ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया, बहला फुसला के आपसे ले लिए 10 लाख, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपके कंसेंट को फ्री तरीके से नहीं लिया जा रहा और आपके माइंड के साथ खेला जा रहा है, कोई लोचा हो रहा है, कोई हेरफेर हो रही है, कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाता है, और क्या कहा जाता है कि आपका कंसेंट फ्री नहीं था। तो ये दोनों कंडीशंस को एस्टैब्लिश करना कि डोमिनेंट पोजीशन की और डोमिनेंट पोजीशन के कारण अनफेयर एडवांटेज भी बहुत जरूरी हो जाता है। काफी सारी प्रिजम्पशंस एग्जिस्ट करती हैं कि डोमिनेशन और डोमिनेंट पोजीशन का लोग अनफेयर यूज भी करते हैं। अब प्रिजम्पशन रिगार्डिंग यूजेज या फिर डोमिनेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट की ट्रांजैक्शन अपने आप में अनकॉन्शनेबल लगे। फॉर एग्जाम्पल जहां पे मैं 10 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, बट मैंने अपने गुरु जी को वो प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए में दे दी। अब ये बात सुन के हजम नहीं हुई, ये बात सुन के डाइजेस्ट नहीं होती है कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी कोई 1 लाख में क्यों देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये बात सुन के क्या लग रही है, अनकॉन्शनेबल लग रही है, ऑन द फेस ऑफ इट ही पता चल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। प्रिजम्पशन रिगार्डिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस की अनरीजनेबल बार्गेनिंग हो गई, जहां पे
मतलब कोई भी सेन इंसान, कोई भी रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन ऐसी चीज ना करता, तो आपको क्या देखने में समझ आएगा कि किसी इंसान ने इसकी अनफेयर एडवांटेज ली है अपनी डोमिनेंट पोजीशन को यूज करके। तो हर एक ट्रांजैक्शन जहाँ पे टर्म्स हैं वहां पे डिसएडवांटेज होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि सारी आपके एडवांटेज में ही हो, कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकती है। बट अगर अगर एट द फेस ऑफ इट ही, आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, अनकॉन्शनेबल चीज हुई है बिजनेस ट्रांजैक्शन में, तो आप ये मान सकते हैं कि कुछ क्या हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया गया है। तो बेसिकली जो पार्टीज इक्वल फुटिंग की होती हैं वहां पे अगर आप बोलते हो कि अनकॉन्शनेबल बार्गेन हुआ है, तो ये प्रिजम्पशन अनड्यू इन्फ्लुएंस का नहीं आता, क्योंकि अगर ये दो सेम फ्रेंड्स हैं, सेम स्टैंडिंग के हैं, तो नहीं माना जाएगा कि किसी का किसके ऊपर डोमिनेंट पोजीशन है। बट अगर कोई बंदा डोमिनेंट है और उसको अगर आप कोई चीज सस्ते में दे देते हो, बहुत ही ज्यादा अनकॉन्शनेबल बार्गेन होता है, तो माना जाता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया गया है। एक एग्जाम्पल या फिर आप मान के चले, एक केस लॉ पढ़ते हैं, रघुनाथ प्रसाद वर्सेस सरजू प्रसाद। क्या बोला गया कि अनकॉन्शनेबल बार्गेन इज नॉट द फर्स्ट थिंग जिसको आपको कंसिडर करना है। पहली चीज आपको देखनी है कि पार्टीज का रिलेशन क्या है। तो सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि पार्टीज का रिलेशन क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल, जस्ट क्योंकि जो बोरोअर है वो प्रूव नहीं कर पाता कि लेंडर was in a position to dominate his will, only the relation between the parties is what will actually help us to ascertain कि यहाँ पे undue influence था या फिर नहीं था। तो सेक्शन 16 की सबसे पहली कंडीशन आपको क्या देखनी है कि रिलेशन क्या था पार्टीज के बीच में। ठीक है, अब श्रीमती तकड़ी देवी वर्सेस श्रीमती रामा दोगड़ा AIR 1984 का केस है। इसमें क्या बोला गया कि एक गिफ्ट दिया गया बाय एन ओल्ड इलिटरेट वुमन टू हर एडवोकेट। तो ओल्ड बुढ़ी सी औरत थी, पुरानी बहुत बुजुर्ग थी, इलिटरेट थी, और उन्होंने एक गिफ्ट किया अपने एडवोकेट को। गिफ्ट बहुत ही वैल्यूएबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का था। रिलेशनशिप ऐसा था कि जो एडवोकेट है उसने डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल करके इस औरत को बहला फुसला के क्या कर लिया, वो प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर ली, वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर ली। तो यहाँ पे रिलेशन ऑफ द पार्टीज विल मेक इट वेरी क्लियर कि यहाँ पे जो एडवोकेट था, and especially because this woman was an illiterate advocate tha, he was in a dominant position to manipulate her will. Also what you need to see is fiduciary relationship. कई relationships को हम fiduciary relationships कहते हैं जहां पे दूसरे पार्टी का आपके ऊपर कंट्रोल होता है, जहां पे कंट्रोल हो रहा है आपकी फ्री विल के ऊपर, वहां पे हम वो fiduciary relationships कहते हैं। जैसे कि जहां पे इनइक्वालिटी है बार्गेनिंग पावर में, अगर आप और मैं सेम पैरिटी पे नहीं है बार्गेन करने पे, तो वो इनइक्वालिटी मानी जाएगी एंड क्या माना जाएगा कि एक बंदे का डोमिनेंट पोजीशन है हम दोनों के बीच में। सेंट्रल इनलैंड वाटर कॉर्पोरेशन वर्सेस ब्रोजोनाथ गांगुली का केस, क्या बोला गया कि एक क्लॉज था इन द कॉन्ट्रैक्ट जो कि एम्पावर करता था कि जो एम्प्लॉयर है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग वो रिमूव कर सकती है एक एम्प्लॉय को बाय 3 months नोटिस या फिर पे एंड लीव। जो एम्प्लॉय है हु कंटेस्टेड दिस क्लॉज was removed by handing him 3 months pay packet. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली एज वेल एज कॉन्ट्रैक्चुअली वॉइड। उन्होंने बोला कि ये जो क्लॉज है ये कॉन्स्टिट्यूशनली और कॉन्ट्रैक्चुअली भी वॉइड है, नलिफाई किया जाना चाहिए। कोर्ट ने क्या बोला कि कोई भी ऐसा टर्म जो कि अनफेयर है, अनकॉन्शनेबल है, एज टू शॉक द कॉन्शियसनेस ऑफ द कोर्ट या फिर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, उसको हम वॉइड मानेंगे एज पर सेक्शन 23। जो भी प्रोसेस है हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स का, जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो आर्बिट्ररी नहीं होनी चाहिए, उनका आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, उनको क्या नहीं होना चाहिए, सिंगल साइडेड क्लॉजेस नहीं होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, नेचुरल जस्टिस इक्विटी के बेसिस पे होने चाहिए। बेसिकली दोनों पार्टीज का भला सोचना जरूरी है। ठीक है, इफेक्ट क्या होगा अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा है, बेसिकली आपका कंसेंट जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा दिया गया है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। सेक्शन 19A ये कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाएगा। वॉइडेबल का मतलब क्या हो गया, दोबारा से जो कि अवॉइड किया जा सकता है। तो बेसिकली जो पार्टी है जो कि अग्रीव्ड है उसके पास क्या है, एक राइट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है, और अगर सामने वाली पार्टी ने कोई भी बेनिफिट को रिसीव किया है तो उसको इस बेनिफिट को क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्ट है इस अरेंजमेंट का वो क्या है कि पार्टीज रिसेंड कर सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती हैं, और इक्विटी में बिलीव करता है, नेचुरल जस्टिस एंड इक्विटी में ये बिलीव करता है कि जिसका भी नुकसान हुआ है आपको उसको भरपाई करनी पड़ेगी, उसका नुकसान का आपको पे बैक करना पड़ेगा।
तो स्टूडेंट्स ये टैबुलर फॉर्म का मैंने आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए बनाया है, कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच में डिफरेंस एक बार इस टेबल में समझ लें, उसके बाद हम लोग एक प्रॉपर अच्छे से आंसर जो हम अपने पेपर के लिए एक सैंपल आंसर लिखते हैं वो लिखेंगे। तो सेक्शन 15 हमारे कोर्जन की बात करता है, सेक्शन 16 हमारी किसके बारे में बात करता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। कोर्जन का मतलब है जब आप अपनी रजामंदी, थ्रेट या फिर फोर्स के कारण देते हो, और अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है, जब कोई इंसान अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराता है। एग्जाम्पल, अगर एक्स थ्रेट करता है वाई को गन के साथ कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो इनटू विद जेड फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्रेट हो रहा है, फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है। एग्जाम्पल, एक पुलिसमैन है, ए इज अ पुलिसमैन जो स्टॉप करता है बी को, हु वाज ड्राइविंग विद द सीट बेल्ट एंड ए वाज अ पॉलिटिकल पर्सन सो ही मैनेज्ड टू पुलिस। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर कोई बंदा अपनी डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल करके क्या कर रहा है, अनफेयर एडवांटेज ले रहा है। ठीक है, अब कोर्जन की बात करें, एक अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन द पार्टीज जो कि कोर्जन के अंदर हो रहा है वो क्या है, वॉइडेबल है, और अगर हम बात करें अनड्यू इन्फ्लुएंस की तो वो भी वॉइडेबल है। यहाँ पे रिलेशनशिप पार्टीज का एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में आपको क्या देखना जरूरी है, रिलेशनशिप क्या था पार्टीज का वो समझना जरूरी है। फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल हो सकता है यहाँ पे, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में फिजिकल फोर्स का नहीं, दिमाग के साथ खेल रहे हो, दिमाग का लोचा हो रहा है, दिमाग के साथ मैनिपुलेशन हो रही है, तो मेंटल फोर्स, मॉरल फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे जाके हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का, और हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि हमें डिस्टिंक्शन करना था कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर। तो अब हम लोग एज अ सैंपल आंसर इनका डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, तो डिस्टिंक्शन बिटवीन कोर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस एज वेल एज कोर्जन renders the contract voidable at the option of the party whose consent was so caused। तो ये सबसे पहले इन दोनों का डिस्टिंक्शन करने से पहले मैंने एक सिमिलैरिटी बता दी कि दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देते हैं, वॉइडेबल बना देते हैं एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जो कि अग्रीड है। हाउएवर कोर्जन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है सेक्शन 19 के अंदर, बट यहाँ और एंड द पार्टी अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू रिस्टोर एनी बेनिफिट जो कि उसने रिसीव किया है। हाउएवर सेक्शन 19A बात करता है जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट को हम सेट असाइड करते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर। तो हमने क्या बात करी, हमने बोल दिया वॉइडेबल की बात कर दी, और हमने क्या बोला, सेक्शन 19 और सेक्शन 19A की भी हमने यहाँ पे बात कर दी। ठीक है, any such contract may be set aside either absolutely or if the party who is entitled to avoid it has received the benefit thereunder upon certain court terms and conditions जो भी कोर्ट को हमारी डीम फिट लगे। अनलाइक कोर्जन जहाँ पे फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में मॉरल प्रेशर का इस्तेमाल होता है। कोर्जन में अ पर्सन इज फोर्स्ड टू गिव हिज कंसेंट, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में वो बंदा फ्रीली अपना कंसेंट तो देता है, बट उसके दिमाग के ऊपर ऐसा मेंटल प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि मैनिपुलेट हो जाता है, वो उसको पता भी नहीं चलता। Thus, there may be criminal liability in case of coercion, but ऐसा कुछ undue influence में नहीं होता क्योंकि जो freedom of will है उसको impair किया जाता है। Coercion में is of an overtly violent character. Coercion violent character का होता है, undue influence subtle character का होता है, intangible होता है, equally effective होता है। ठीक है, फर्दर कोई भी प्रिजम्पशन नहीं होती कोर्जन में, वाइल इन द केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस ये प्रिज्यूम किया जाता है अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शंस वाली जो प्रिजम्पशन होती है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में होती है, कोर्जन में नहीं होती। तो इस तरीके से मैंने अपना आंसर लिखा, आप लोग टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हो बट थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपना आंसर, सैंपल आंसर लिख सकते हो, जहां पे हमने क्या बात करी है, हमने बात करी है हमारे डिस्टिंक्शन, एक डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक चीज जो और इसमें मिसिंग है, आप इन दोनों में क्या दे सकते हो, इलस्ट्रेशंस दे सकते हो, एक एक दो दो इलस्ट्रेशन दे सकते हो जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी है। सेक्शन 15 के बारे में भी बात कर सकते हो, सेक्शन 16 के बारे में भी बात कर सकते हो, जरूरी नहीं है बैरक की लैंग्वेज के आओ, बट बात तो हमने ऑलरेडी करी हुई है, सेक्शन 15 और सेक्शन 16 भी लिख सकते हो। तो यू कैन राइट योर आंसर्स इन डिफरेंट तरीके, डिफरेंट वेज, सो दैट इट इज मोर क्रिएटिव, इट इज मोर ल्यूक्रेटिव, एंड इससे आपको क्या मिले, एक एज मिले लोगों के सामने, you get an edge over the other participants, the other students, and you can score very well. Students, इससे पहले कि मैं अपने अगले क्वेश्चन में जाऊं, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। आप लोगों को एक कोयले की खान तो देखी होगी या फिर बात सुनी होगी,
कोयले की खान में से हीरा कैसे निखर के आता है? मेहनत करके, तप कर। तो आप सब लोगों को क्या करना है? मेहनत करनी है। मेहनत करने से नहीं घबराने। कई बार ऐसा होता है हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स में नंबर नहीं आ रहे, सिलेबस इतना ज्यादा है, आईपीसी सीआरपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट को नया बदलाव आ रहा है, समझ नहीं आता वो नया वाला पढ़ूं कि ये पुराना वाला पढ़ते रहूं। जब तक वो नए वाले उनको कोडिफाई नहीं किया जाता, नहीं जरूरत है उनको पढ़ने की। एंड फ्रैंकली इतना टेंशन मत लो, जरूरी ये है समझना कि स्पिरिट तो वही है ना। सी, आपको एक चीज समझनी है, हमारे सारा जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लाइंस में है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। तो जो भी हम लोग पढ़ते हैं दैट इज ऑल इन द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इनको सबको कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के हिसाब से ही बनाया गया। अब हुआ क्या कि ये सारे लॉज हैं तो बहुत पुराने, इनमें बदलाव की जरूरत है, एंड वही हमारी कंट्री के लॉ में हो रहा है बदलाव। बट वो बदलाव अभी भी इफेक्ट में नहीं आया है। तो जब तक इफेक्ट में नहीं आया है पुराना वाला पढ़ो ना, हताश क्यों हो रहे हो? कई स्टूडेंट्स का मैंने आजकल मीम देखे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे देखो तो मीम पढ़ रहे हैं कि 4 साल से जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आईपीसी सीआरपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट रट लिया, अब जाके लॉ ही बदल दिया, बताओ क्या करें? स्टूडेंट्स, लॉ नहीं बदला है, कई चेंजेस आए हैं, कई नई इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, सेक्शन जरूर बदल जाएंगे, लैंग्वेज नहीं बदलेगी, स्पिरिट नहीं बदलेगा। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ली हुई है तो उसमें फर्क नहीं आएगा। तो हताश नहीं होना, डीमोटिवेट नहीं होना, परसिस्टेंस, परसिवेरेंस इज व्हाट यू नीड, कंसिस्टेंसी। जब तक कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तब तक आपकी जो मेहनत है उसका रंग नहीं आएगा। जब हम लोग पहली बार रोटी बनाते हैं ना तो नक्शे बनते हैं, स्क्वायर बनता है, मैप बनता है, इंडिया का मैप, कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनती हैं। जब रोज रोज रोटी बनाते हैं ना तो वो रोटी गोल बनने लग जाती है, सुंदर सुंदर तरीके की रोटी बनती है कि जिसको देख के ही मन करता है अरे वाह। तो आप लोगों को भी वो सुंदर तरीके का बनना है, आप लोगों को जुडिशियल ऑफिसर्स बनना है, जो आपका सपना है, जो आपके पेरेंट्स का सपना है, उसको अपने माइंड में रखें, अपने विजन में रखें, अपने सामने जहां पे भी बैठते हैं वहां पे वो चीज लगा के रखें, जिससे कि जब डीमोटिवेट हो वो देखे कि मेरा रास्ता क्या है। तो आप लोगों को क्या समझना है, आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं होना है, आप लोगों को वो डायमंड्स, कोयले की खान में से डायमंड्स बनना है जिनकी चमक देखते ही बनती है। तो वो डायमंड बनने के लिए आप लोगों को काफी मेहनत करनी है, काफी लगन के साथ काफी परिश्रम करना है। और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप निखर के नहीं आएंगे। एंड तभी तो आपकी सक्सेस स्टोरी बनेगी। जब तक ग्राफ में ऊपर नीचे या फिर सी में वेव ऐसे ऐसे नहीं होगी तब तक मजा नहीं आता ना, फन फैक्टर नहीं आता, किक नहीं मिलती है, ठीक है? तो वो किक के लिए कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर होना नेचुरल है। तो आप लोगों को डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है और आप लोगों को बस मेहनत करते चलना है, अपनी 100% देना है, ठीक है? अब बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि प्लेंटिफ एक एप्लीकेंट थे फॉर हेडमास्टरशिप ऑफ अ स्कूल। जो मैनेजर्स हैं उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम आपको अपॉइंट करते हैं, हाउएवर उन्होंने मेड टू अनदर एप्लीकेंट दैट ही हैड नॉट बीन सिलेक्टेड, हाउएवर उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया सामने वाले बंदे को कि तुम सिलेक्ट नहीं हुए, बट इस बंदे को कम्युनिकेट नहीं किया। वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी इन्फॉर्म द प्लेंटिफ कि उनकी अपॉइंटमेंट हो गई है। बाद में जाके मैनेजर्स ने कैंसिल कर दिया इस रेजोल्यूशन को और प्लेंटिफ इनको सू करता है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिसाइड करें क्या यहाँ पे ये इसको सू कर सकता है या नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या समझने की बात है, सबसे पहले ये जो प्लेंटिफ है इसने हेडमास्टरशिप के लिए अप्लाई किया, ठीक है? रेजोल्यूशन पास हुआ मैनेजर्स के द्वारा कि हम इसको हेडमास्टर बनाएंगे, बट इन्होंने इसको क्या नहीं किया, कम्युनिकेट नहीं किया। उन्होंने दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट कर दिया कि भाई तू तो सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, बट एक इंडिविजुअल मेंबर जो था पर्सनल कैपेसिटी में जाके इसको बता देता है कि तेरी अपॉइंटमेंट हो गई है। बाद में मैनेजर्स कैंसिल कर देते हैं। अब ये इनको सू कर रहा है, तो यहाँ पे हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, कम्युनिकेशन की बात करेंगे। आप लोगों को याद होगा पिछले लेक्चर में भी हमने कम्युनिकेशन की बात करी थी, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था, फॉर एग्जाम्पल अभी बैठे बैठे आपकी क्लास लेते लेते मेरे दिमाग में आता है कि मेरी जो गाड़ी है ना वो पुरानी हो रही है, अपने पड़ोसी से बात करती हूँ, अगर वो 1 लाख रुपए की खरीद लेता है, बट आई डू नॉट कम्युनिकेट, बस मेरे दिमाग में आया उसके बाद मैं बैठ गई। क्या इट इज एन ऑफर? नो, इट इज नॉट एन ऑफर। जब तक अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा, आप सामने वाले को कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, ये अपने आप में क्या नहीं होगा, ऑफर नहीं माना जाएगा, ठीक है?
तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करेंगे। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस की। सेक्शन 2B की बात करें तो वो बात बताता है कि जब एक प्रपोजल को, जब एक ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है टू द पर्सन जो कि उसको, जिसको आप कर रहे थे, और वो अपना असेंट देता है, तो हम क्या कहते हैं, ये प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है और ये बन जाता है हमारा प्रॉमिस। तो जब फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन मेक्स एन ऑफर एंड ही मेक्स इट टू दिस पर्सन, ये इसने एक्सेप्ट करना है, ठीक है, बट जब तक ये अपनी बात को कम्युनिकेट ही नहीं करेगा, और ये कम्युनिकेट कब कंप्लीट माना जाएगा, ये कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, जब ये इसकी नॉलेज में आएगा, जब ये इसकी नॉलेज में आएगा तभी तो हम मानेंगे कि ऑफर का कम्युनिकेशन हो गया, और तभी तो ये बेचारा इसको एक्सेप्ट कर पाएगा, ठीक है। सेक्शन 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की, और क्या बोलता है, इज डीम टू बी मेड बाय एनी एक्ट या फिर ओमिशन जहां पे आप अपने ऑफर को कर रहे हो, एक्सेप्टिंग या फिर रिवोकिंग, जो भी माना जाता है उसको कम्युनिकेट करना जरूरी है। आप अपनी ऑफर करें, आप एक्सेप्टेंस करें, या फिर आप रेवोकेशन करें, रेवोकेशन मतलब अपनी ऑफर और एक्सेप्टेंस को वापस ले लेना, इन सब का कम्युनिकेट होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल क्या है कि यहाँ पे कोई सम एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, ओवर्ट एक्ट होना जरूरी है। बेसिकली मेरे को एक लेटर आया कि डू यू वांट टू परचेज द बम्पर हॉल पेन फॉर 100 रुपीज एंड आई डू नॉट रिप्लाई, बट मेरे मन में है हाँ मैं खरीदना चाहती हूँ, तो वो अपने आप में क्या नहीं माना जाएगा, वो अपने आप में एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन नहीं मानी जाएगी, एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, एंड वो अपने आप में क्या नहीं माना जाएगा, वो एक एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तो मेंटल डिटर्मिनेशन है बट एक्सटर्नल इंडिकेशन नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं होगा, आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ। तो ये कैसे हो सकता है, ये वर्ड्स के फॉर्म में हो सकता है, रिटन हो सकता है, कंडक्ट के द्वारा हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, बट आपको सिग्निफाई करना पड़ेगा, जब तक सिग्निफाई नहीं करोगे तब तक वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। सेक्शन 4 बात करता है कम्युनिकेशन कब कंप्लीट है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट जब वो नॉलेज में आता है जिसको हम करते हैं, और एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर जब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाला जाता है, मतलब वो हमारे एक्सेप्टर की पावर से बाहर है, और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर या फिर उसके ऑथराइज्ड एजेंट। तो क्या मानना जरूरी है कि कब ये कंप्लीट माना जाएगा, अगर ऑफर की बात करें तो कंप्लीट माना जाएगा जब ये ऑफरी की नॉलेज में आ जाता है, और एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा, जब ये पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब जब ये उसकी पावर से बाहर चला गया, ठीक है। कम्युनिकेशन बाय ऑफरी टू द ऑफरर, जो कम्युनिकेशन है बाय ऑफरी टू द ऑफरर ओनली, तो बेसिकली ऑफरी टू द ऑफरर ही होना चाहिए, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करी जाएगी टू द ऑफरर हिमसेल्फ, एनी कम्युनिकेशन टू एनी अदर पर्सन इनइफेक्चुअल मानी जाएगी, ठीक है। अनदर पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस इज कि ऑफरर कैन नॉट इम्पोज एनी ऑफरी अ ड्यूटी टू रिप्लाई एंड देयरफॉर एन ऑफरर कैन नॉट से दैट failure to reply will be deemed to be acceptance. Silence is not acceptance. तो failure to reply अपने आप में एक acceptance नहीं माना जाएगा। सबसे important केस इसमें क्या आता है, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले का केस। ये प्यारा सा क्यूट सा जो घोड़ा है इसके रिगार्डिंग ये केस होता है। अब क्या होता है, फैक्ट्स किस तरीके से होते हैं, पॉल फेल्टहाउस होते हैं एक बिल्डर हु यूज्ड टू लिव इन लंदन, उनको एक घोड़ा खरीदना होता है फ्रॉम हिज सो कॉल्ड नेफ्यू जॉन फेल्टहाउस। John sent a letter regarding this discussion about buying a horse. Responding to the letter, uncle replied, if I hear no more about him, I consider the horse to be mine at $30. Due to engaging in some auction work which has to be held on 25 फरवरी, nephew जो है वो भूल जाता है reply करना to the aforesaid letter and asked the man who was running the auction, that is William Bindley, not to sell the horse, but by accidentally Bindley भी इसको बेच देता है। पॉल फेल्टहाउस बिंडली को सू कर देता है फॉर यूजिंग अनदर प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर एंड शोड हिम दैट देयर वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो कि एग्जिस्ट करता था, बट बिंडले आर्ग्यू करता है कि कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं क्योंकि नेफ्यू ने तो कम्युनिकेट ही नहीं किया अपना एक्सेप्टेंस आपको। तो अंकल ने तो ऑफर किया था बट नेफ्यू तो बिजी था, उसने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं हुआ, ये बिंडले के आर्ग्यूमेंट होती है। इश्यूज जो फ्रेम करे जाते हैं वो क्या होते हैं कि क्या यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट पॉल फेल्टहाउस एंड विलियम बिंडले रिस्पेक्टिवली, और क्या साइलेंस या फिर रिजेक्शन टू ऑफर अपने आप में एक्सेप्टेंस माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा। जजमेंट किस तरीके की आई कि कोर्ट ने बोला
Paul Feldhaus did not have the ownership right of the horse since the beginning as there was no contract, क्योंकि यहाँ पे कोई acceptance ही नहीं है. It is the responsibility of the party who is accepting the offer to notify the offerer about the acceptance. Mere silence अपने आप में आप acceptance to offer नहीं मान सकते. 27 फरवरी was the first date जहाँ पे communication of acceptance was completed, but auction has already been taken place on 25 फरवरी, which proves कि Feldhaus had least interest to sell the house, to sell the property to his uncle. अब communication must be made by the offeree या फिर his authorized agent. तो अब for example ये बंदा offerer है, offerer, और ये offeree है. तो जो acceptance कर रहा है वो या तो ऑफरी करेगा या फिर उसका AR करेगा, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव करेगा. सिर्फ ऑफरी कैन एक्सेप्ट द ऑफर. ये एक नेचुरल कॉरोलरी है टू द अबव मेंशन प्रिंसिपल. कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन अगर कम्युनिकेशन करता है वो अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. ये ऑफरी को ही एक्सेप्ट करना होगा और किसी को एक्सेप्ट नहीं करना होगा. अब एक और ब्यूटीफुल सा केस, पॉवेल वर्सेस ली. फैक्ट्स क्या होते हैं? पॉवेल जो होता है एक कैंडिडेट होता है फॉर द पोजीशन ऑफ हेडमास्टर ऑफ अ स्कूल. मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं पासिंग अ रेजोल्यूशन, बट डिसीजन वाज नॉट कन्वेड टू हिम. हाउएवर अनदर एप्लीकेंट वाज नोटिफाइड दैट उनको चूज नहीं किया गया है. One of the members of the managing committee without authority informed the plaintiff of his appointment in his individual capacity. Managers बाद में जाके अपने decision को rescind कर देते हैं and किसी और बंदे को hire कर लेते हैं. जो plaintiff है वो उनको सूट फाइल करता है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इश्यूज जो रेज किए गए वो क्या कि यहाँ पे क्या एक कंप्लीट एंड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ था प्लेंटिफ एंड स्कूल के बीच में, और क्या एक बंदा प्लेंटिफ स्कूल को सू कर सकता है और क्या वो लाइबल होगा या फिर नहीं होगा. जजमेंट आई, ये बोला गया कि स्कूल लाइबल नहीं होगा फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्या बोला गया कि कोई कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं था क्योंकि कोई भी ऑथराइज सोर्स से इंफॉर्मेशन नहीं गई थी, अनऑथराइज सोर्स से इंफॉर्मेशन गई थी और वो हेयर से माना जाएगा, वो अपने आप में एक वैलिड प्रूफ नहीं माना जाएगा. अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, जब 6 persons were in the capacity to appoint a person for a post, vote on the matter and decide to designate someone, they do not establish a concluded contract immediately. तो यहाँ पे जरूरी था कि वहां से स्कूल की तरफ से एक एक्सेप्टेंस आनी चाहिए जो कि आई ही नहीं थी. अनऑथराइज सोर्स से एक कोई बंदा अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बोल रहा है वो अपने आप में एक वैलिड कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा. और स्टूडेंट्स क्या ध्यान रखना है, यही सेम फैक्ट्स हमारे पॉवेल वर्सेस ली के हैं हमारे क्वेश्चन इन हैंड. तो आप लोगों को इस केस को दिमाग में रखना है और अपने आंसर में जरूर लिख के आना है. ठीक है. अब इसके बाद क्या हुआ, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस टू अ रॉन्ग पर्सन इज नो एक्सेप्टेंस. तो बेसिकली अगर किसी गलत पर्सन को आप एक्सेप्ट कर देते हो, एक्सेप्टेंस दे देते हो, तो वो अपने आप में क्या नहीं माना जाएगा, एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी. ऑफरर बिकम्स बाउंड जैसे ही वो लेटर है जो वो पोस्ट किया जाता है. इफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एक रॉन्ग एड्रेस पे पोस्ट किया जाता है वो अपने आप में एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा. ठीक है. अब हम लोग अपने आंसर को लिखते हैं. एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लें सो दैट हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे और हम ये देखें कि हमें अपने आंसर में लिखना क्या है. तो प्लेंटिफ वाज एन एप्लीकेंट जिन्होंने हेडमास्टरशिप के लिए स्कूल में अप्लाई किया था. मैनेजर्स ने उनको अपॉइंट करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया बट उनको कम्युनिकेट नहीं किया. दूसरे बंदे को उन्होंने क्या कम्युनिकेट कर दिया कि भाई तेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ. एक मेंबर इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस प्लेंटिफ को बता देता है कि तेरी अपॉइंटमेंट हो गई है, बाद में जाके जो मैनेजर्स हैं वो कैंसिल कर देते हैं इसकी अपॉइंटमेंट को. तो क्या अब ये प्लेंटिफ सू कर सकता है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? डिसाइड करें. ठीक है. तो अब हमें इसका आंसर लिखना है. पॉवेल वर्सेस ली का जो हमारा केस है एग्जैक्ट वही फैक्ट्स पे हमारा क्वेश्चन है. अगर अच्छे से आप लोग पढ़ें, अगर अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करें. व्हाई डू आई ऑलवेज रिवाइज कॉन्सेप्ट विद यू? बिकॉज आधा आंसर तो हमें कॉन्सेप्ट से ही मिल जाता है. हमें काफी सारे हमारे सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे केस लॉज या फिर हमारी इलस्ट्रेशन से ही मिल जाते हैं. तो अगर अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे तो आपको आंसर लिखने में मजा भी आएगा एंड आपके आंसर्स बहुत ही निखर के भी आएंगे. ठीक है. तो आंसर, सैंपल आंसर आप सबके सामने. कम्युनिकेशन बाय एक्सेप्टर हिमसेल्फ. कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का शुड बी फ्रॉम अ पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है टू एक्सेप्ट. इंफॉर्मेशन जो कि अनऑथराइज्ड पर्सन से मिलती है वो इनइफेक्टिव मानी जाती है. पॉवेल वर्सेस ली में क्या बोला गया, प्लेंटिफ एक एप्लीकेंट थे फॉर हेडमास्टरशिप ऑफ द स्कूल. मैनेजर्स ने एक रेजोल्यूशन पास किया उसको अपॉइंट करने के लिए. हाउएवर उसको कभी भी कम्युनिकेट नहीं किया गया बट दूसरे बंदे को बोल दिया कि तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है. तो
वन ऑफ द मेंबर्स इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी इन्फॉर्म कर देते हैं प्लेंटिफ को अबाउट हिज अपॉइंटमेंट, मैनेजर्स देयरफॉर कैंसिल देयर रेजोल्यूशन एंड प्लेंटिफ सू कर देता है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट ने क्या बोला कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता बिकॉज इंफॉर्मेशन जो है उनको अनऑथराइज सोर्स से मिली थी, वो इनसफिशिएंट मानी जाएगी और ओवर हियर माना जाएगा। यहाँ पे एक वैलिड कम्युनिकेशन नहीं हुआ है एंड इसीलिए कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं हुई है। तो पावेल वर्सेस ली के केस के हिसाब से आप लोगों ने इस केस को डिसाइड कर दिया। और एक लास्ट की कंक्लूडिंग लाइन भी लिख सकते हो, therefore in the case in hand the plaintiff cannot sue the school as no valid contract was ever formed। ठीक है, ऐसे करके आप अपना कंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस वाज अगेन अ सैंपल आंसर इन फ्रंट ऑफ यू कि आप अपने आंसर को किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ली, कुछ टॉपिक्स की, हम लोगों ने अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा, हम लोगों ने कोर्जन पढ़ा एंड हम लोगों ने कम्युनिकेशन के बारे में बात करी, हम लोगों ने सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, हम लोगों ने प्री कंसेंट के बारे में बात करी एंड हम लोगों ने कंसेंट के बारे में बात करी। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आप लोगों को अगेन आई एम रिपीटिंग अपने आंसर को इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन के फॉर्म में लिखना है। इफ यू कैन इनकॉर्पोरेट केस लॉज, मिनिमम 2 केस लॉज यू शुड इनकॉर्पोरेट। इफ यू डू नॉट रिमेंबर इट इज फाइन। अगर टाइम नहीं है, रेशियो डेसिडेंडी लिख के आए, फैक्ट्स लिख के आने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अपनी जो मेंस की तैयारी है वो शुरुआत से शुरू करनी है। पीटी क्लियर हो जाएगा तब मेंस पे जाऊंगा, गलत अप्रोच है। मेंस की तैयारी करोगे, पीटी अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़े, घबराएं नहीं, अच्छे से पढ़े, मेहनत करते रहें, मेहनत करेंगे तो आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। सो हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। स्टूडेंट आप लोग अच्छे से पढ़ें, मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहें एंड पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिव अफर्मेशंस रखें अपनी लाइफ में। जब सुबह उठते हैं एटलीस्ट 10 पॉजिटिव अफर्मेशंस एक शीट ऑफ पेपर में लिखें। जब इससे अपना दिन शुरू करोगे ना, तो जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो वो नेगेटिविटी है, उसकी इतनी तैयारी होगी, उसका तो ये पेपर क्लियर हो गया, हो मेरा तो नहीं हो पाया, उसकी ये जॉब लग गई, वो तो लिटिगेशन में ये कर रहा है, उसको इतने लाख का पैकेज मिल गया, मेरा क्या होगा, ये सारे थॉट्स चले जाएंगे। 10 पॉजिटिव अफर्मेशंस यू शुड राइट एवरी मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप एंड देन स्टार्ट योर डे। ओके, तो इसी नोट के साथ लेट अस एंड दिस क्लास एंड जल्द मिले मुझे आने वाले मेरे नए लेक्चर में, जहां पे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के और मेंस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड अच्छे से हार्ड वर्क करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन स्टूडेंट्स।